कहानी है एक ऐसी जीनियस लड़की की। उसने बहुत मेहनत की और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद था। वो बचपन से चाहती थी कि वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने। उसका सपना सच होने वाला था। तभी उसके जीवन में तूफान आता है। उसके गुरु, जिसको अपना आइडल मानती थी, उन्होंने उसका सपना तोड़ दिया। फिर लड़की ने अपनी सारी हदें पार कर दी। आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उसके टीचर को यह कदम उठाना पड़ा? हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शो। सीन शुरू होता है दो डॉक्टरों से जो अपनी अपनी सर्जरी के लिए निकल पड़े हैं। डॉक्टर चोई, जो सबसे काबिल सीनियर डॉक्टर हैं, वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर उनको ऐसा करते हुए ध्यान से देखते हैं ताकि उनसे कुछ सीख सके। वहीं दूसरी तरफ लीड एक्ट्रेस जियोंग, जो एक मंदिर के पीछे छुपे रूम में ब्रेन सर्जरी करने जा रही थी। वो भी एक खतरनाक गैंगस्टर का उसके दिमाग से ट्यूमर निकालना था। गुंडे उसके आसपास खड़े रहते हैं। ये सर्जरी इतनी क्रिटिकल थी कि इसे कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसमें पेशेंट की जान बचने की केवल 5% या फिर उसे भी कम होती है। पर जियोंग की सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। डॉक्टर चोई अपनी सर्जरी खत्म करके एक पुलिस सार्जेंट से मिलते हैं जो ब्लैक मार्केट सर्जरी की तहकीकात कर रहा है। सार्जेंट एक ब्रेन सर्जरी का वीडियो दिखाता है। पता चलता है कि ये इतना पेचीदा ऑपरेशन है कि हॉस्पिटल के बाहर करना नामुमकिन सा है। जूनियर डॉक्टर चोई से पूछता है कि क्या हॉस्पिटल के बाहर इतनी डीप ब्रेन सर्जरी की जा सकती है? इसे जिसने भी किया होगा वो लीजेंड है। सार्जेंट के जाने के बाद जूनियर बोलता है, इस वीडियो में दिखने वाला हाथ एक लड़की का है, शायद जियोंग हो सकती है। हम यहाँ फ्लैशबैक देखते हैं। जियोंग, जो हमेशा से टॉपर रही है, उसके जैसा बुद्धिमान पूरी दुनिया में बहुत ही कम है। वो प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी सर्जरी करने का तरीका अलग था। वो कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करती थी, साथ ही सारे नियमों को तोड़ देती है, जिसके कारण डॉक्टर चोई ने उसे थप्पड़ मारा, साथ ही उसे हमेशा हमेशा के लिए बैन करवा दिया। वो बहुत रोती है, भीख मांगने लगी कि डॉक्टर ऐसा ना करे, पर चोई ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाई। सीन प्रेजेंट में आता है। वो तुरंत मिसेज रा को फोन लगाकर मिन नाम के अवैध सर्जरी ब्रोकर को ढूंढने को कहते हैं। उधर जियोंग उठती है। युंगजू, जो कि उसका जूनियर है, उसका सर सहलाती है। फिर मरीज को चेक करने गई, जो ठीक ठाक लग रहा है। सर्जरी में साथ देने वाली नर्स जियोंग से कहती है कि वो उसे योंगशिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के टाइम से जानती है। योंगजू बताता है कि इस नर्स को गैंगस्टरों ने हायर्ड किया है। वो एक हॉस्पिटल में बुजुर्ग मरीजों के साथ बदतमीजी करने के लिए बदनाम है। फिर नर्स को मरीज के बॉटल में कुछ लिक्विड डालते देखा जाता है। जब जियोंग ड्रेसिंग बदलने जाती है तो मरीज बेहोश मिलता है। नर्स इस मौके का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करती है, पैसे मांगती है ताकि उसका राज न खोले। जियोंग के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो कहती है ठीक है। वो मान गई पैसे देने को। उधर डॉक्टर चोई और मिसेज रा, जिससे चोई ने फोन पर बात की थी, अवैध सर्जरी ब्रोकर से मिलते हैं। ब्रोकर बताता है, मुझे यह वीडियो चीनी लोगों ने भेजा था। वो सर्जन को बहुत ही शिद्दत से ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उसने सिर्फ ढूंढने का नाटक किया क्योंकि वो आमतौर पर ब्रेन सर्जरी से दूर रहता है। डॉक्टर चोई और मिसेज रा वहां से निकलते हैं और अब चोई को पूरा यकीन हो जाता है कि सर्जन कोई और नहीं, जियोंग ही है। उसी रात डॉक्टर चोई अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर से मिलते हैं, जो उसके गांव का है। वो चोई की तारीफों के पुल बांधने लगा। तभी अचानक से चोई की तबीयत बिगड़ती है और वो जल्दी से बाथरूम जाकर दवा लिया। इधर किम, जो गैंगस्टर का आदमी है, सर्जरी के सारे सबूत मिटाने में जुटा है। गैंगस्टर जियोंग का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी जरूरत पड़ी तो उसे बोले, वो जरूर मदद करेगा। फिर वो लोग डॉक्टर किम के साथ वहां से निकल जाते हैं, जो जियोंग का साथी है। वो गैंगस्टर की देखभाल के लिए कुछ दिन उसके साथ रहेगा। जियोंग योंगजू, उनका एनेस्थेटिस्ट और नर्स आखिरी लोग बचते हैं। जियोंग योंगजू से कहती है कि डॉक्टर किम के लिए एक आइस बॉक्स डिलीवर कर दे, जो वो ले जाना भूल गया है। वो उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि बॉक्स के अंदर मत झांकना। फिर एनेस्थेटिस्ट को भी आराम करने के लिए भेज देती है, लेकिन रास्ते में योंगजू खुद को रोक नहीं पाता है और आइस बॉक्स खोल ही लेता है। अंदर की चीज देखकर हैरान हो गया। उसमें बस कुछ चिप्स के पैकेट निकलते हैं। वो गाड़ी मोड़कर वापस लौटता है। उधर जियोंग के बचे हुए सामान में नर्स उसकी बोतल से पानी पीते ही बेहोश हो गई। जब वो होश में आती है तो फर्श पर पड़ी होती है और उसका बैग गायब होता है। नर्स अपना बैग ढूंढने लगी। उसे ऑपरेटिंग एरिया में मिला। वो अपने पैसे गिनती है। तभी जियोंग उस पर हमला कर देती है। एक तार से उसका गला दबाने की कोशिश की। तभी योंगजू वापस लौटता है और उसको देखता है, जो बड़े आराम से उससे पूछती है कि फावड़ा किधर रखा है। उधर मिसेज रा डॉक्टर चोई को जियोंग की तस्वीरें दिखाती हैं, जिसमें वो अपने रॉटवीलर कुत्तों के साथ खेल रही है। मिसेज रा बोलती है, तुम में और उसमें काफी समानताएं हैं। चोई के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। वो उससे मिलने का सोचते हैं, लेकिन जियोंग अब पाजू नाम के छोटे से कस्बे में
अपनी फार्मेसी पर वापस आ गई है। जब वो अपनी दुकान से निकलती है तो उसे रोड के उस पार एक शख्स दिखता है जिसके पैर पर मॉनिटर बंधा है और वो उसे घूर रहा है। घर पहुंचकर वो योंगजू को इस बारे में बताती है। तभी उसे डॉक्टर चोई का फोन आता है। वो कहते हैं कि वो उससे मिलने आ रहे हैं। इस कॉल ने जियोंग को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उसे अपना पुराना वाला फ्लैशबैक दिखता है कि कैसे चोई ने थप्पड़ मारा और कहा कि अब वो कभी किसी ऑपरेटिंग रूम में कदम नहीं रख पाएगी। जियोंग के बारिश में घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने तक सब कुछ याद आ गया। प्रेजेंट टाइम में चोई उसके घर पहुंचते हैं। थोड़ी सी इधर उधर की बात के बाद वो उसे वो ब्रेन सर्जरी वीडियो दिखाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी स्किल्स काफी बेहतर हो गई हैं। फिर वो बताते हैं उसे ब्रेन ग्लियोमा ट्यूमर है और वो चाहता है कि जियोंग उसकी सर्जरी करे। वो गुस्से में पूछती है कि वो उसके लिए ऐसा क्यों करेगी, तो चोई जवाब देते हैं कि पुलिस असल में उसे ढूंढ रही है। मैं ही हूं जो तुम्हें बचाकर रखा है। घर से निकलते वक्त उन्हें फिर से दर्द का दौरा पड़ता है। वो अपनी दवा की शीशी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियोंग उससे पहले वहां पहुंचती है और शीशी को पैरों तले कुचल देती है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। यहां हम देख सकते हैं आखिर जियोंग कितना नफरत करती है डॉक्टर चोई से। उसको पागलों की तरह हंसते हुए ये हंगामा सुनकर योंगजू का दिल धक धक करने लगा। वो बिना वक्त गवाए फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाया, क्योंकि चोई अब बेहोश होकर गिर चुके हैं। दूर छाया में वो ठरकी आदमी खड़ा है जिसके पैर पर मॉनिटर बंधा है। जियोंग के घर को चुपके से देख रहा है। उसकी नजरें कुछ छुपा रही हैं, मगर क्या फिर कहानी लेती है एक फ्लैशबैक का मोड जो हमें जियोंग के सुनहरे दिनों में ले जाता है। जियोंग हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर लगे एक न्यूरो प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखती है, फिर तुरंत उसे हल करने लगी। तभी उसकी नजर पड़ती है एक खबर पर। डॉक्टर चोई हॉस्पिटल में वापस आ गए हैं। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो खुशी से उछल पड़ती है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। चोई अपने पुराने दोस्त डॉक्टर सॉन्ग के साथ बात कर रहे हैं। सॉन्ग जियोंग को एक बेकाबू तूफान बताता है। इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। यह पूरी यूनिवर्सिटी में जीनियस है, मगर इसे संभालना आसान नहीं है। वो चेतावनी देता है, मगर जियोंग को इन बातों से क्या। वो तो सीधे चोई के ऑफिस में हवा की तरह घुस जाती है, हाथ में उस हफ्ते का न्यूरो प्रॉब्लम लिए। वो जोश से कहती है, सर मैं बचपन से इस मौके का इंतजार कर रही थी। मैंने आपके हर रिसर्च पेपर को पढ़ा है। वो उसका पेपर देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और लाल पेन से उस पर लिख देते हैं परफेक्ट। जियोंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर आता है कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला सीन। झमाझम बारिश में जियोंग पूरी तरह भीग चुकी चोई के पीछे दौड़ती है। उसका जुनून रुकने का नाम नहीं लेता। वो गिड़गिड़ाती है, सर मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। चोई देखते हैं उसकी आंखों में सपने हैं, जुनून है और एक ऐसी चिंगारी जो कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। आखिर जियोंग का ये जुनून उसे कहाँ ले जाएगा? क्या चोई बनाएंगे उसे अपना स्टूडेंट? ये सवाल हवा में तैर रहे हैं और जवाब का इंतजार उसे हर पल है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां चोई हॉस्पिटल आ चुके हैं और वो मिसेज रा से दिल खोलकर बात कर रहे हैं। वो हंसते हुए बोले, जियोंग उसका तो ब्रेन सर्जरी से ऐसा इश्क था कि वो ऑपरेटिंग रूम में ही सांस लेती थी, उसी में मरना चाहती थी। मैं भी उसकी उम्र में ऐसा ही जुनूनी था, पर उसमें आत्मनियंत्रण नाम की चीज तो जैसे पैदा ही नहीं हुई। उसकी बातों में तारीफ थी, पर एक कड़वी सच्चाई भी कि जियोंग को अपनी आग को काबू करना नहीं आया। इधर चोई जिसे अपनी बीमारी ने जकड़ लिया था, जियोंग के पुराने दोस्त डॉक्टर किम से मिलते हैं। वो अपनी तकलीफें बताते हैं। डॉक्टर किम जानकर हैरान हो गए। फिर वो जियोंग के पास दौड़े। वो उससे बोले, तुम चोई की सर्जरी क्यों नहीं कर देती हो? वो बहुत दर्द में है, और तो और वो तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस वापस दिलवाने का वादा कर रहे हैं। लेकिन उसका गुस्सा लावा बन चुका था। वो बोलती है, इसका क्या फायदा? मुझे तो हॉस्पिटल में स्कैल्पल छूने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। उस रात जियोंग का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। उसने अपनी सारे कागजात, जिन पर चोई ने फैक्ट लिखकर उसकी काबिलियत की तारीफ की थी, उठाए और आग की लपटों में झोंक दिए, मानो अपने सुनहरे अतीत को राख में बदल रही हो। अगले दिन वो ठरकी आदमी जिसके पैरों पर मॉनिटर बंधा था, वो उसकी फार्मेसी पर आया और बोला, चलो एक ड्रिंक हो जाए। उसका दिमाग चक्कर खा गया, पर वो खामोश रही। वो जाते ही अपनी बड़ी बहन को बेरहमी से पीटने लगा। जियोंग का खून खौल उठा। अपने पुराने दोस्त योंगजू को फोन मिलाती है, पर वो जवाब नहीं देता है। वो तो जियोंग के जलाए कागजों में मिली एक पुरानी तस्वीर में खोया था, जिसमें जियोंग, चोई और एक अनजान औरत थी। योंगजू उस औरत से मिलने जाता है, जो बताती है, ये तस्वीर उस दिन की है जब जियोंग ने पहली बार सर्जरी की थी। वो जीनियस थी, पर थोड़ी नादान भी। उसका जुनून उसे आसमान छूने देता, पर गुस्सा उसे नीचे खींच लेता। फ्लैशबैक में हमें वो जलता हुआ गुस्सा दिखता है जब जियोंग को पता चलता है कि चोई ने उसे एक बड़े रिसर्च प्रोग्राम से बाहर कर दिया। गुस्से की आग में चोई के ऑफिस में घुसकर हंगामा मचा देती है। उसका खौफनाक रवैया उन्हें भड़का देता है। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं
और सर्जरी से बैन करवा दिया। कुछ टाइम जब चोई शहर से बाहर थे, डिपार्टमेंट हेड जियोंग को सर्जरी की इजाजत देते हैं, मगर तभी वहां चोई आ गए और उसे ऑपरेटिंग रूम से जबरदस्ती घसीटकर निकाल फेंके। ये अपमान जियोंग को तोड़ दिया, इसलिए उसने इल्लीगल सर्जरी करना शुरू किया। प्रेजेंट टाइम में जियोंग की नज़र पास की गाड़ी में बैठे चोई पर पड़ती है। उसका दिल जोरों से धड़का। वो उससे बताते हैं कि उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी में उसके लिए सर्जरी की जगह फिक्स की है, लेकिन बदले में उसे उसकी खतरनाक सर्जरी करनी होगी। वो साफ साफ मना कर देती है। मिसेस रा, जो चोई की गाड़ी चला रही है, उसे चेतावनी देती है, सावधान, ये खेल आग से खेलने जैसा है। इधर योंगजू और जियोंग डिनर करने जाते हैं, जहां वो ठरकी आदमी उसे घूरता है। उसकी निगाहें उसके दिल में बेचैनी भर देती हैं। जियोंग का खून खौल उठा। वो गुस्से और बदले की आग में सबक सिखाने का खतरनाक प्लान बनाती है। दूसरी ओर चोई अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर पार्क से बात करते हैं। वो बताता है कि उसकी दवा की आखिरी शीशी बची है और पार्क का जवाब है, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आऊंगा। लेकिन योंगजू उसे उस दिन रोक लेता है। फिर वो डिनर में खाना खाने जाती है। वो नोटिस करती है कि ठरकी आदमी ने अब पैरों पर मॉनिटर नहीं पहना है। वो उससे बात शुरू करता है। जियोंग अगले दिन उसके साथ ड्रिंक करने को राजी हो गई। वो चुपके से कुछ गोलियां पीसकर एक ड्रिंक में मिला देती है। हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी अब किस मोड़ पर जाने वाली है। फिर वो ठरकी आदमी के पास से गाड़ी ले जाती है, जो साइकिल पर है, और उसे लिफ्ट ऑफर करती है। वो जियोंग की दी हुई ड्रिंक पीता है। दोनों घर पहुंचते हैं, जहां वो जल्द ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को जियोंग के प्लास्टिक से ढके लिविंग रूम में बंधा हुआ पाता है। वो उस पर मुस्कुराती है, उससे कहती है, शांत रहो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। फिर उसके गले पर हमला की बाद में लाश को जंगल में ले जाती है और रास्ते में योंगजू को फोन करके कहती है कि वो घर जाकर सब साफ कर दे। योंगजू भागते हुए घर पहुंचा। फिर उस ठरकी आदमी का सारा सामान जला दिया और फर्श पर लगे दाग साफ करने लगा। लेकिन बदकिस्मती से एक पुलिस वाला सामने के घर में आग देखकर घर की तरफ आने लगा। दूसरी तरफ जियोंग को एहसास होता है कि कोई पास है। वो हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि चोई है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां एक रोल्स रॉयस जियोंग के पास आकर रुकी। उसमें से एक लड़का मेन गेट का एड्रेस पूछता है। वो बिना कुछ बोले केवल इशारा कर देती है। जब वो गेट पर पहुंची तो देखती है डॉक्टर चोई हंसते हंसते एक आदमी को अपने साथ ले जा रहे हैं। वो बोलती है, डॉक्टर को इस तरह पहली बार देख रही हूं, कितनी फेक स्माइल कर रहे हैं घर आकर। इसके बारे में बहुत सोचती है, आखिर चोई ने ऐसा क्यों किया। अगली सुबह डॉक्टर नूर बताती हैं, डॉक्टर चोई ने अपना सारा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है, केवल अपने दोस्त के लिए। वो कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर नूर बताती हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, कहीं उनसे गलती ना हो जाए। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, उनकी आज तक एक भी सर्जरी फेल नहीं हुई है। डॉक्टर नूर बोलती हैं, जब कोई अपनों की सर्जरी करता है तो उनसे चूक हो जाती है, इमोशन होने के कारण। जियोंग फैसला करती है कि वो अपने गुरु के कैरियर रिकॉर्ड पर फेलियर का धब्बा नहीं लगने देगी, इसलिए जानबूझकर अपनी शिफ्ट लगवाती है ऑपरेशन के लिए। जब डॉक्टर चोई सर्जरी स्टार्ट करते हैं, वो जानबूझकर उनको चोट लगा देती है ताकि वो सर्जरी से बाहर हो जाएं और वो खुद ऑपरेट करके सर्जरी को सक्सेसफुल बना दे, और होता भी उसके प्लान के मुताबिक है। फिर वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर डॉक्टर से कहती है, कांग्रेचुलेशन, मैंने आपको बचा लिया। वो पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानबूझकर मुझे ऑपरेशन रूम से बाहर कर दी। वह कहती है, मैं जानती थी आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर कर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे एक सर्जरी के लिए आपकी सालों की मेहनत पर दाग लगे। हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं आपकी बात समझ गई। डॉक्टर चोई बोलते हैं, तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, पर तुम एक दिन सीख जाओगी। इतना बोलते ही वहां से वह चले जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। जियोंग अपने आंखों के सामने डॉक्टर चोई को देखती है और तुरंत अपने काम में लग जाती है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? वह जवाब देती है, आपको हमेशा मुझ में प्रॉब्लम दिखती है, दरअसल मैं ही हूँ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं होती। वह पूछते हैं, क्या होगा अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया? क्या तुम भागोगी या फिर जेल जाओगी? वहाँ की जिंदगी नरक होती है। वह कहती है, मेरी जिंदगी पहले से ही नरक है, वह भी आपके बदौलत, और अगर ऐसी नौबत आई तो मैं खुद की जान लेना पसंद करूंगी। उसी वक्त मिसेज रा की फोन कॉल आती है। वो डॉक्टर के पीछे आ रही थी। दोनों हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि अगर वह यहाँ पर आ गई और उसने यह सब देख लिया तो वो पुलिस को बुला लेगी। इसलिए डॉक्टर उससे झूठ बोलते हैं कि मैं दूसरी साइड हूँ, तुम वहां से वापस आ जाओ। ऐसा करके डॉक्टर चोई ने जियोंग की मदद कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पुलिस उस ठरकी आदमी की पूछताछ कर रही थी, क्योंकि वह काफी दिनों से दिख नहीं रहा था। वो जियोंग से कहते हैं, आप थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि एक पागल आदमी जो सबको परेशान किया करता था वह कुछ दिनों से दिख नहीं रहा है। अगर आपको कुछ भी उसके बारे में पता चलता है या फिर उससे प्रॉब्लम होती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा।
उनके जाने के बाद असिस्टेंट यांग जो मुस्कुराते हुए कहता है, इन लोगों को नहीं पता है कि किससे किसको बचाना चाहिए। जियोंग बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ। वह कहता है, सीरियसली तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तुमने एक आदमी का मर्डर कर दिया और तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं है और ना ही गिल्ट है। तुम सच में एक पागल हो। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तभी उसे पता चलता है कि उसकी क्लिनिक पर रेड पड़ी है। ऑफिसर उसके क्लिनिक को बंद कर रहे हैं क्योंकि उनको उसके खिलाफ कंप्लेंट मिली है। उसका पार्टनर बताता है कि मेरे हॉस्पिटल पे भी यही हाल है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए दबाव डाला गया है। लगता है इसमें डॉक्टर चोई का हाथ हो सकता है। वह बहुत गुस्से में थी। उनको फोन करके कहती है, आप ये सब क्या कर रहे हैं, इसे तुरंत बंद कर दीजिए। वो जवाब देते हैं, यह सब लीगल फॉर्मेलिटी है। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो आकर मुझसे बुसान में मिलो। वहाँ डॉक्टर चोई को वर्ल्ड बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिलने वाला है। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर से बदला लेने के लिए बहुत सोचती है कि आखिर में रिवेंज कैसे ले सकती हूँ, और आखिरकार उसे मिल जाता है एक रिपोर्टर जो मशहूर है लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वह उनसे ऐसे सवाल पूछती है जिससे उनके सारे गलत करना में बाहर आ जाते हैं। पूरी रात प्लानिंग कर कर फैसला करती है उस रिपोर्टर से मिलने का। फिर उसके पास जाकर कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो औरत पूरी तरह से हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वह जवाब देती है, सुना है तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब है। यूनिवर्सिटी का टॉपर या बेस्ट डॉक्टर, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है और ना ही करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में है जिसमें उसका बचना लगभग नामुमकिन है। पर मैं उसे बचा सकती हूँ। मेरे पास मेडिकल डिग्री नहीं है, पर मैंने ऐसे दर्जनों ऑपरेशन किया है जिसे कोई नहीं कर सकता था, पर मैंने उसे सक्सेसफुली किया। उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, तो वह अपने सर्जरी का वीडियो दिखाने लगती है। रिपोर्टर बड़े ध्यान से उसका वीडियो देखने लगी। कुछ टाइम बाद जियोंग बोलती है, सारे डॉक्टरों का रिकॉर्ड है ब्रेन, सर्जरी लगभग 5 से 7 घंटों का, पर तुम्हारा बेटा छोटा है, इसलिए मैं सर्जरी केवल 4 घंटे के अंदर ही खत्म कर दूंगी। वह कहती है, क्या तुम पागल हो? इतने कम टाइम में सर्जरी करना नामुमकिन है, और आखिर तुम मुझसे इसके बदले क्या चाहती हो? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? वह कहती है, मैं चाहती हूँ तुम इस आदमी की बेइज्जती करो, वह भी जब वो बेस्ट सर्जन का अवार्ड ले ले तब। वो कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। डॉक्टर चोई पार्क से बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें वीडियो भेजा था, क्या तुमने देखा? वो बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी कमाल का काम है। वो पूछते हैं, क्या तुम इसके साथ सर्जरी करने के लिए तैयार हो? वह जवाब देता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ सर्जरी करने में। वह कहते हैं, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें उसके साथ सर्जरी करने का मौका मिल रहा है। वह कमाल की है। शाम होती है, पार्टी में सभी इंजॉय कर रहे थे। रिपोर्टर जाकर डॉक्टर से मिलती है। वह बताती है, आप खुश तो होंगे, कल आपको बेस्ट सर्जन अवार्ड मिलने वाला है। वह कहते हैं, जिस चीज़ में मैं माहिर हूँ वही चीज़ धीरे धीरे मुझसे छूट रहा है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पर मेरी काबिलियत केवल एक के पास है। इन्हें देखिए, ये खुद को ग्रेट समझते होंगे, पर इन जैसे 100 को मिला देंगे तभी वो काफ़ी है। इन सब के बदले जिसको मैंने ट्रेंड किया वो परफेक्ट है। उसकी आज तक एक भी सर्जरी फेल नहीं हुई। वो लेजेंड थी। अगर उसने अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट कर ली होती तो शायद यह अवार्ड आज वह ले रही होती। सारी सच्चाई जानने के बाद रिपोर्टर को अपने बेटे से प्यार था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उसका ऑफर ले लेती है। जियोंग के चेहरे पर साफ साफ शैतानी झलक दिखती है। रिपोर्टर जियोंग को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट पर आई। वहाँ से वह सब एक प्राइवेट जेट से जापान जाते हैं, जहाँ पर उसका बेटा एडमिट था। जियोंग तुरंत ऑपरेशन शुरू करती है। अचानक बच्चे का बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। सारे डॉक्टर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब बच्चा बच नहीं पाएगा, पर जियोंग को अपने आप पर भरोसा था। काफ़ी मुश्किलों के बाद भी वो रुकती नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अवार्ड सेरेमनी दिखाया जाता है, जहाँ पर बेस्ट सर्जन का अवार्ड डॉक्टर चोई को ना देकर किसी दूसरे डॉक्टर को दिया जाता है। सब हैरान थे। उसी वक्त वहाँ रिपोर्टर भी आती है। वो इशारा करती है। ऊपर की तरफ डॉक्टर देखते हैं, वहाँ पर जियोंग खड़ी है। उसकी साइको स्माइल देखकर समझ जाते हैं यह सब उसी की देन है। जियोंग बहुत खुश थी, क्योंकि उसने डॉक्टर के सालों की मेहनत का फल छीन लिया, जैसे डॉक्टर ने उसका सपना छीना था। वहाँ से जाते वक्त एक लड़का आकर उससे मिलता है और बताता है कि आपने मेरे पिता की जान बचाई थी। वह पूछती है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वह बताता है, आपने डॉक्टर चोई की जगह सर्जरी की थी। उसे याद आ जाता है। वह पूछती है, अब वो कैसे हैं? वह बताता है, ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ही उनका फ़ोन आया और वह हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। डॉक्टर चोई नदी के किनारे खड़े होकर ताज़ी हवा खा रहे थे। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं
रिपोर्टर ने डॉक्टर चोई को सारी बात बता दी। डॉक्टर ने ही कहा था, वह काबिल लड़की है, तुम्हें उसे एक बार मौका देकर देखना चाहिए। मुझे यकीन है वह तुम्हारे बेटे की सर्जरी कर लेगी। सीन प्रेजेंट में आता है। जियोंग वहां पर डॉक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहते हैं, क्या तुम अब खुश हो मुझे शर्मिंदा देखकर, या और भी जलील करना चाहती हो? वैसे तुमने कमाल का काम कर दिया। तुमने 4 घंटों के अंदर ही सर्जरी खत्म कर दी। वह कहती है, नहीं, 3 घंटे 45 मिनट के अंदर। डॉक्टर हैरान होकर कहते हैं, तुम्हारी इस उम्र के बच्चों के लिए यह करना नामुमकिन है, पर तुम कर दिखाई। वह कहती है, क्या आपको पता है आज मुझे कौन मिला? आपके फ्रेंड का दोस्त, जिसकी मैंने सर्जरी करके जान बचाई थी। क्या आपको पता है वो मिसिंग है, वो भी सर्जरी के 1 महीने बाद से ही। वह कहते हैं, हाँ, जब किसी का ब्रेन सर्जरी होता है तो वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाता है। इसके कारण उसे मेंटल इश्यू होने लगते हैं। शायद यह कारण हो सकता है। वो डॉक्टर को मुस्कुराते हुए देखती है। वह कहते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वह जवाब देती है, आपने उन्हें जान से मार दिया। अब मैं समझी आप हमेशा से ही मारना चाहते थे, पर मैं उनकी जान बचा दी, इसलिए आप गुस्सा हुए थे, मुझे थप्पड़ मारे थे। साथ ही मैं ग्रेजुएट नहीं कर पाई। डॉक्टर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर को इन्वेस्टिगेटर की कॉल आती है। वह बताता है कि हमें एक लोकेशन के बारे में पता चला है जहां पर इल्लीगल सर्जरी की जाती है। क्या आप हमारे साथ वहां पर चलेंगे, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी? डॉक्टर राजी हो जाते हैं। वहां पर साथ में जाने के लिए जाने पर वह देखते हैं कि बड़े सफाई से सारे सबूत को जला दिया गया है, पर वहां उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं। साथ ही वहां पर खुदाई के दौरान एक डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर सबका होश उड़ जाता है। ये वही औरत थी जिसको जियोंग ने मारा था। अब ये केस एक आम इल्लीगल सर्जरी से मर्डर केस बन गया है। अगली सुबह पूरे शहर में ये न्यूज़ फैल जाती है। न्यूज़ सुनकर जियोंग भी वहां पर आती है। यांगजू पूछता है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह कहती है कि अक्सर क्रिमिनल्स अपनी क्राइम सीन को दोबारा देखने आते हैं, इससे उन्हें मजा आता है। यही चीज एक्सपीरियंस करने के लिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ। वह बोलता है, तुम सच में बहुत बड़ी पागल हो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता है। वो देखती है कि वहां पर डॉक्टर चोई भी हैं, वहां पुलिस वाले थे, इसीलिए उनकी यूनिफॉर्म लेकर अंदर चली गई। डॉक्टर उसे वहां पर देखकर हैरान होते हैं, फिर उससे साइड में आकर पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह कहती है, आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपका अवार्ड छीना था, इसीलिए आप पुलिस वालों के साथ मिलकर मेरे पीछे लगे हैं। आप चाहते हैं कि इन सब चीजों से डरकर मैं आपसे मदद मांगूं, फिर आप मुझे अपनी सर्जरी करने पर मजबूर करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों एक जैसे हैं। आप ही एक मर्डर है, मैं ये जल्द साबित कर दूंगी। इतना कहते ही वहां से वह चली जाती है। घर जाकर जियोंग यांगजू से कहती है, मुझे किम के बेटे से मिलना होगा, जिससे मैं उसके फादर के बारे में पता कर सकती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। वो पूछता है, आखिर तुम यह करना ही क्यों चाहती हो? वह बताती है, मुझे लगता है कि डॉक्टर ने ही उन्हें मारा है, इसलिए। वह बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए अभी वक्त नहीं है। मुझे अभी इस हॉस्पिटल को देखना है। कुछ टाइम बाद वह सुयंग से मिलती है। वो बताता है कि मैंने बहुत कोशिश की अपने फादर को ढूंढने के लिए, पर मैं नाकाम रहा। कुछ दिन पहले ही मुझे किसी से पता चला कि वह एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थे, पर लगता है किसी ने मजाक किया है पैसे कमाने के लिए। वो बोलती है, शायद यह सच भी हो सकता है, वहां जाकर एक बार देखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारे पिता को ढूंढने। डॉक्टर अपने दोस्त इन्वेस्टिगेटर के साथ लंच पर आए होते हैं। वह बताता है, इस केस का मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, पर मैं किसी भी तरह इसी लीगल सर्जरी और उस मर्डर को मैं ढूंढ लूंगा। वहां पर उसका असिस्टेंट आ जाता है। वह बताता है, मैंने सारे सबूत के सैंपल कलेक्ट कर कर लैब भेज दिया है और बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। डॉक्टर सारे सबूत को देखते हैं और कुछ पल के लिए हैरान हो गए जियोंग और सू यांग एक लोकेशन पर जाते हैं एक आदमी से मिलने के लिए। वो बताता है, मैं ही वह आदमी हूँ जिसको तुम्हारे फादर के बारे में पता है, पर उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। वो बताता है मुझे बाद में। इस पेपर के जरिए पता चला कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है। वो काफ़ी वक्त से इस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था, पर उसका नाम बदल दिया गया। वो बोलती है, हम कैसे मान ले, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। वो बोलता है, ठीक है, तुम्हें उस जगह पर ही लेकर चलता हूँ। वो एक मेंटल हॉस्पिटल लेकर आया। वहाँ पर गेट लॉक था, पर वो उसे तोड़ देता है। अंदर जाकर बहुत सारी फाइल चेक करते हैं, पर उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे पता चल सके कि सू यांग के फादर यहीं पर एडमिट थे। वो बोलती है, जब तक हमें सबूत नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। तभी वो आदमी बोलता है, मुझे याद आया, हमने एक इवेंट पर वीडियो बनाया था जिसमें वो आदमी हो सकता है। मैं अभी वो वीडियो मंगवाता हूँ। काफ़ी वक्त वेट करने के बाद दोनों फर्स्ट्रेट हो गए और उस आदमी से लड़ने लगे। आदमी के हाथ से ग्लव्स निकल गया। सू यांग देखकर रुक गया, क्योंकि उसके पास उसके फादर की रिंग थी। फिर उस आदमी के ऊपर गुस्सा करने लगा, तुमने ये मेरे फादर से चुराया है। वह बहुत गुस्से में था।
उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जियोंग बहुत कोशिश करती है उन्हें रोकने की, पर वह रुकते नहीं हैं। एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और लड़ते लड़ते वो ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। जियोंग देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है। उन्हें किसी तरह हॉस्पिटल लाकर एडमिट की, फिर गुस्से में डॉक्टर के पास जाने लगी। वह सीधे उनके चेंबर में जाती है। जब डॉक्टर आते हैं तो उसे वहां पर पहले से पाते हैं। वह उनकी तरफ रिंग फेंक कर गुस्से से कहती है, आपने कोशिश तो अच्छी की थी, पर आप जानकर हैरान होंगे कि वो बच गए। डॉक्टर शांत हो गए, फिर वहां से निकलने लगते हैं। वह कहती है, आपने उसके कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चोई बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां जियोंग यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक उसने एक दिन भी स्किप नहीं किया। आज ऐसा उसके साथ क्या हो गया? वो पता करने के लिए उसके रूम पर गए। वो पूरी तरह से खाली था। फिर जूनियर की मदद से उसके घर का पता निकलवाया और वहां पर वह दोनों साथ में गए। जियोंग उन्हें देखकर हैरान हो गई, फिर भी उन्हें घर के अंदर बुलाती है। उसके पास एक कप के लिए ही कॉफी थी, वो बनाकर लाकर देती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आज तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? वह कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वह जूनियर से बोलते हैं, जाओ इसके लिए बाहर क्लिनिक से दवा लेकर आओ। जूनियर चला जाता है। फिर वह गुस्से से कहती है, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या मैं एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ? वो बोलते हैं, तुम जानती हो हम दोनों एक जैसे हैं। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ क्या हुआ है? वहां पर गुस्सा कर कर अंदर रूम में जाती है और जूनियर को कॉल कर कर गाली देने लगती है कि क्या तुम पागल हो? इस साइको आदमी को मेरे घर पर अकेला छोड़कर चले गए, तुरंत वापस आओ। जब रूम से बाहर गई तो डॉक्टर वहां नहीं थे। वह तुरंत भागकर अपने स्टोर रूम में आती है जहां पर डॉक्टर पहले से थे। वो पूछते हैं, क्या इसके बारे में बताना चाहोगी? वह कहती है, मैं इस आदमी से जीवन में कभी भी नहीं मिली। जब मैं कल रात को घर आई तब यह जबरदस्ती मेरे घर में चला आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैंने सेल्फ डिफेंस किया और यह हो गया। वह पूछते हैं, अब तुम क्या करोगी? जियोंग बोलती है, मैं इसे जला दूंगी। वह पूछते हैं, क्या तुम अकेले कर लोगी या कोई मदद चाहिए? वह जवाब देती है, नहीं, मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर वहां से जाने लगते हैं। वह उनको देखकर मुस्कुराती है और कहती है, हम कल क्लास में मिलते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। डॉक्टर मिसेस रा को कॉल करके कहते हैं, मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैं चाहता हूं उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। मिसेस रा पूछती हैं, मैं क्या मदद करूं? बोलते हैं, बहुत काम बाकी है। वो घर जाकर हॉट वाटर से बाथ लेते हैं। फिर अपने बैकयार्ड से एक कार निकलते हैं। यह वही रोल्स रॉयस होती है जिसे मिस्टर किम हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर याद करते हैं कैसे उसने किम के गर्दन पर चाकू रखकर उसे फोन करवाकर अपने बेटे से झूठ बुलवाया था। उसके बाद किम के गले पर वॉर किया जिससे गला कट गया। फिर उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। डॉक्टर को यह उम्मीद नहीं था कि इसके बाद भी वो जिंदा बच जाएगा। अब डॉक्टर दोबारा उसी खूनी मकसद से बाहर निकले हैं। इस बार वो किसको मारने वाले हैं? जियोंग जंगल में सुअर का शिकार कर रही थी। वहां पर यंगजू आकर कहता है, बस करो, तुमने आज बहुत शिकार कर लिया। वो उससे कहती है, मैं यहाँ पर लोगों की मदद कर रही हूँ। मैं जितने जंगली सुअर का शिकार करूंगी उतना ही अच्छा है। वह कहता है, बस करो यह पागलपन। तुम पिछले कुछ दिनों से बात नहीं कर रही हो, साथ ही खाना भी नहीं खा रही। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो उल्टा उसी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से चले जाओ। यंगजू के जाने के बाद वापस से शिकार करते हुए सोचती है, आखिर चोई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर हॉस्पिटल आई सु यांग को देखने। वो अभी भी कोमा से बाहर नहीं आया था। जाते वक्त वो चोई को वहां पर देखती है। फिर उनसे कहती है, क्या आप इसे भी मारने आए हैं? वह जवाब देते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यह सब हुआ है तुम्हारी पागलपन के कारण। तुम अभी भी कुछ भी नहीं सीखी हो। पुलिस को फॉरेंसिक सबूत में तुम्हारे डॉग के हेयर मिले हैं। अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वह कहती है, मुझे पुलिस वाले पकड़ लेंगे या फिर बचने के लिए मुझे आपका इलाज करना होगा, जो कि मैं जिंदा रहते हुए कभी भी नहीं करूंगी। जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगी। पुलिस वाले अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे कातिल को ढूंढने के लिए, पर उन्हें कुछ सबूत मिलता नहीं है। उन्हीं में से एक पुलिस वाला सारे इन्वेस्टिगेशन की फोटो लेकर एक गुंडे को देकर बताता है, अभी भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। शाम को मिस्टर किम आते हैं जियोंग के पास। वह कहते हैं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतना उदास क्यों रह रही हो? वो बोलती है, बस लाइफ थोड़ी मुश्किल चल रही है। वो बताते हैं, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम पहली बार मेरे क्लिनिक आई थी? मैंने तुम्हें यंगजू की हालत बताई। उसे याद आता है कि कैसे यंगजू अपना ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता था,
क्योंकि वह लाइफ से हार गया, इसलिए वह मरना चाहता था। वह उससे कहती है, तुम सोच रहे होगे कि तुम शांति से मर जाओगे, पर ऐसा होगा नहीं। तुम्हें रोज इतना दर्द होगा जितना तुम सह नहीं पाओगे, पर ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ गलती होता है तो तुम एक झटके में बिना दर्द से मरोगे। इसलिए सोच लो तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, बिना ऑपरेशन करवाए हर दिन दर्द भरी जिंदगी जीना या फिर ऑपरेशन करवाना। मिस्टर किम कहते हैं, तुम्हारे ही कारण आज यंग जू जिंदा है और उसने फैसला किया वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हारी इतनी केयर करता है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उदास रहना शुरू हो जाओ। उसी रात फार्मेसी पर वही गुंडे आते हैं, पूछते हैं, क्या तुम अकेले हो? वह कहता है, हाँ। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा। अगली सुबह जियोंग अपने डॉग के साथ वॉकिंग करके आकर जूस बनाती है। फिर आवाज लगाई पर कोई रिप्लाई नहीं आया। वह कमरे में गई, रूम खाली था। वो उसे कॉल करती है। वह बताता है कि वह फार्मेसी में ही रुका था। वह उसे जल्द आने के लिए कहती है। वो बताता है, मेरी क्लास है इसलिए मुझे टाइम लगेगा। कॉल कट कर देता। जियोंग उसके कॉलेज भी चली आई। जब सारे बच्चे बाहर निकलते हैं तब वह नहीं निकलता। वह वापस से कॉल करती है। वह जवाब देता है, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने आया हूं। उसे अजीब लगता है, पर हमें पता चलता है कि उन गुंडों ने उसकी अच्छी खातिरदारी की थी। वह उनसे कहता है, मेरा फोन ऑफ कर दो, वरना यह बहुत जिद्दी लड़की है, हमेशा फोन कर कर परेशान करेगी। वह उससे पूछते हैं, उस जगह तुम 3 ही थे, बताओ कौन है कातिल, तुम या फिर वो डॉक्टर? इन्वेस्टिगेटर एक आदमी को ब्लैकमेल कर कर एक ब्रोकर का नंबर मांगता है जो शहर में इनलीगल सर्जरी करवा रहा है। डर के कारण वह आदमी नंबर दे देता है। इन्वेस्टिगेटर उस ब्रोकर से बात कर कर मिलने के लिए कहता है। ब्रोकर चोई को बताता है इन्वेस्टिगेटर की कॉल आई थी, वह मुझसे मिलना चाहता है। वो तुरंत उससे कहते हैं, तुम उस पुलिस वाले से नहीं मिलोगे, पहले तुम मेरे घर पर आओ। कुछ टाइम बाद वहां पर ब्रोकर आया। वह बताता है वह बहुत ही बेकरार होकर मुझसे जानना चाहता है उस डॉक्टर का नाम जो शहर में इनलीगल सर्जरी कर रही है, पर मैं जानता हूं तुम उसे बचाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं। तुम मेरे लिए एक इलीगल सर्जरी करोगे, वरना मैं पुलिस को जियोंग के बारे में बता दूंगा। उसके बाद क्या होगा तुम जानते हो। डॉक्टर को ना चाहते हुए भी इस ऑफर को मानना पड़ता है। जियोंग को गैंगस्टर वालों ने कॉल कर कर बुलाया था। वह जाते वक्त वहां पर यंग जू को देखती है, वो भी जख्मी हालत में। वह जाकर बॉस से मिलती है। वह बताते हैं, तुम्हारा दोस्त बहुत वफादार है, उसने इतनी मार खाने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला। मैं जानता हूं यह तुमने किया है। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी सबूत छूटे जिससे पुलिस को मेरे बारे में पता चल सके। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तुम्हें सारे सबूत को खत्म करना होगा, जिसमें सबसे पहले वो ब्रोकर है। जियोंग यंग जू को अपने साथ लेकर घर जाती है। वहां पर जाने पर वह देखते हैं कि उसके घर पर आग लगी है। एक आदमी आकर बताता है, आग केवल यार्ड और स्टोर रूम में लगी है, आपका घर सेफ है। वो दौड़ते हुए जाती है। वहां उसके डॉग थे। आग इतनी ज्यादा थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। चोई को कॉल करके पूछती है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो कहते हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं और मुश्किलें नहीं चाहता हूं, इसलिए मुझे यह करना पड़ा। वह उनसे मिलने के लिए पूछती है। चोई एक प्लेस पर इंतजार कर रहे थे। अचानक एक कार आकर जोरदार टक्कर मारती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह जियोंग थी। चोई कार से बाहर निकलकर अपना सिगरेट जलाकर पीने लगे। यंग जू चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत, पर उसके आंखों में केवल गुस्सा भरा था। वह अपने कार की स्पीड बढ़ाती है और चोई की तरफ जाने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, पर चोई एक कदम भी नहीं हिले। आखिर में जियोंग कार को मोड़कर वहां से चली गई। अगली सुबह मिस्टर किंग वहां आते हैं। वह पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ, अब उसकी हालत कैसी है? यंग जू बताता है, वह कल रात से अपने कमरे में बंद है, उसने किसी से भी बात नहीं की। तभी वहां पर ब्रोकर आता है। दोनों सोचते हैं, ये यहां पर इस वक्त क्या कर रहा है? जियोंग कमरे से बाहर आकर पूछती है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? वो बताता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उस पर चिल्लाती हुए बोलती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के गंदे कामों में। बोलता है, नहीं, मैं वही लाया हूं जो तुम करती हो, ब्रेन सर्जरी। एक बार रिपोर्ट तो देखो। वो साफ साफ मना कर देती है सर्जरी के लिए। फिर वह उसे बताता है, मैं तुम्हें इस सर्जरी के इतने पैसे दूंगा जितना तुम आज तक नहीं कमाई हो। पर वो तब भी मना करती है, मुझे पैसों की लालच नहीं है। वह बोलता है, पुलिस वाले तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, वह मेरे पास भी आए थे। मैं नहीं चाहता हूं तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुम्हें यह करना ही होगा। जियोंग रेडी हो जाती है सर्जरी के लिए। वह सब एक पोर्ट पर जाकर इंतजार कर रहे थे। वह पूछता है कि आपको पता है ये पेशेंट कौन है? इसने कितनी बड़ी शिप बुलाई है? आखिर हम इसमें ऑपरेशन कैसे करेंगे मिस्टर किम? कहते हैं, सर्जरी के लिए 2 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। दूसरा कौन है? ब्रोकर बताता है, वह बस आने ही वाला है। देखो वह आ गया।
जियोंग देखकर पूरी तरह से शॉक हो गई कि दूसरा डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि चोई है। बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, पर वह कुछ भी कहती नहीं है। सभी शिप के अंदर आ गए। ब्रोकर ने उनके फोन जमा करवा लिया। जियोंग उसको घूरते हुए बोलती है, क्या तुम्हें इस शहर में कोई और डॉक्टर नहीं मिला जो मेरी हेल्प कर सके? वो बोला, ये क्लाइंट की डिमांड थी कि सबसे बेस्ट डॉक्टर ही सर्जरी करेगा और वह डॉक्टर चोई है। तुम यहाँ सेकंड डॉक्टर हो जो उनकी हेल्प करोगी। मिस्टर किम और यंग जू को नीचे बेसमेंट में लेकर आया गया। वहां जाने पर वह देखते हैं यहाँ पर सारी न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन है। वह हैरान थे कि आखिर यह क्लाइंट कौन है जिसके पास इतना पैसा है, इसने सर्जरी की सारी हाईटेक मशीन ला रखी है। वहीं दूसरी तरफ जियोंग अपने डॉग के बेल्ट को देखकर उनको याद कर रही होती है। वहां पर चोई आकर कहते हैं, तुम्हें उन्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, वो बस एक डॉग थे, उनके कारण तुम पकड़ी जा सकती थी। वो पूछती है, क्या आपने उन्हें जिंदा जलाया? वो कहते हैं, मैं उन जानवरों के लिए तुम्हारी जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकता था। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गई और अम्ब्रेला से उनको बेरहमी से मारने लगी। उसको ऐसा करते हुए दोनों देख लेते हैं। वह जाकर उन्हें अलग करते हैं। किसी तरह यंग जू जियोंग को वहां से लेकर जाता है। कहता है, तुम उन्हें ऐसे नहीं मार सकती हो, वह कैंसर के पेशेंट हैं। वो बिना कुछ बोले रूम के अंदर चली गई। वहां पर ब्रोकर आकर कहता है, ये इसने अभी क्या किया? पता भी है तुम लोगों को अगर सर्जरी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस शिप से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। यंग जू पूछता है, क्या वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है? ब्रोकर बोलता है, काश ऐसा कुछ होता, पर यह उससे बहुत बढ़कर है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए जियोंग को अपने कंट्रोल में रखो, कल सर्जरी होने वाली है। अगली सुबह चोई उस पेशेंट से मिलने जाते हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। पता चलता है कि ये पेशेंट कोरिया का सबसे अमीर आदमी है, पर वो नहीं चाहता था उसकी बीमारी का पता किसी को चले, इसलिए वह इस शिप पर सर्जरी करवा रहा है। हॉल में सभी लंच कर रहे होते हैं। यंग जू बोलता है, यहाँ पर खाने कितने फ्रेश हैं, मैं बहुत दिनों बाद फ्रेश खाना खा रहा हूँ। ये जगह वाकई में बहुत कमाल की है। जियोंग पूछती है, हम किसका वेट कर रहे हैं? सर्जरी क्यों नहीं शुरू हो रही है? ब्रोकर बताता है, ये पेशेंट की डिमांड है, सर्जरी शाम को होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कहती है, आखिर ये पेशेंट है कौन? मिस्टर किम बताते हैं, ये कोरिया के सबसे मशहूर कल्ट ग्रुप का लीडर है। इसने इतने कत्लेआम कराए हैं कि बड़े से बड़े गैंगस्टर कुछ नहीं है। लीडर की दौलत के आगे अच्छे अच्छे अमीर भी शर्मा जाए। यह सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर बाहर आकर मिस्टर किम से कहती है, क्या आपने नोटिस नहीं किया, डॉक्टर चोई के हाथ बीमारी के कारण कांप रहे हैं? वो बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो वो सर्जरी के लिए क्यों राजी हुए? जियोंग कहती है, आपको उन पर नजर रखनी होगी, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं संभालूंगी, क्योंकि वह अपने ईगो के आगे किसी की नहीं सुनेंगे। शाम होती है। पेशेंट को नीचे बेसमेंट में लाया जाता है, जहां पर सभी रेडी थे पेशेंट को। जियोंग ऑपरेशन एक्सप्लेन करती है कि कैसे ट्यूमर को निकाला जाएगा। ऑपरेशन शुरू होता है। दोनों डॉक्टर अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं इस ऑपरेशन में। फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। चोई ताजी हवा खाने ऊपर आते हैं। वहां पर जियोंग भी आई। वो पूछती है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पैसा कोई कारण हो नहीं सकता, क्योंकि वह आपके पास पहले से ही बहुत है। वो बताते हैं, मैं जानना चाहता था आखिर तुम कैसे रोजाना जीती हो एक क्रिमिनल लाइफ। सर्जरी करने का एक्सपीरियंस कमाल का था। वह कहती है, हम जीवन में कभी भी दोबारा एक साथ सर्जरी नहीं करेंगे, यह आखिरी था। अगली सुबह सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मिसेस रा बोलती हैं, आपने ये क्यों किया? आप जानते थे। इसके बाद ब्रोकर हमेशा परेशान कर कर आपसे ऐसी सर्जरी करवाता रहेगा। आखिर कब तक जियोंग के लिए करेंगे? वह कुछ बोलते नहीं है, बस अपने पुराने लम्हे याद करने लगे। ब्रोकर बहुत खुश था। वह कहता है, आज पार्टी मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका से डॉक्टर पार्क आ गए हैं चोई का इलाज करने के लिए, पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, इसलिए वो उनके घर पर वेट करने लगे। कुछ दिनों से डॉक्टर हॉस्पिटल भी नहीं आए। उनका असिस्टेंट वहां आया था। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। पार्क बताते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस सर्जरी के लिए। असिस्टेंट देखकर चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है। कुछ महीनों पहले एक ट्यूमर था, अचानक से 2 ट्यूमर कैसे हो गया? जियोंग, ब्रोकर, यंग जू तीनों मार्केट में आए होते हैं डिनर के लिए। हमें पता चलता है ब्रोकर बहुत चालू आदमी निकला। इंस्पेक्टर ने फोन कर कर उसे धमकी दी थी। खुद को बचाने के लिए वह यहाँ पर जियोंग को लेकर आया है ताकि वह पुलिस वाले को दे सके। पर जियोंग को असिस्टेंट कॉल कर कर बताता है, क्या तुम्हें चोई की हालत के बारे में पता है? वह बताती है, हाँ उनको एक माइनर ट्यूमर है। वह बताता है, मैंने नई रिपोर्ट देखी है, वह बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, एक नया ट्यूमर बन गया है। यह सुनते ही वह पूरी तरह से शॉक हो जाती है। पर तभी कोई ब्रोकर को अपने साथ ले गया। जियोंग नीचे कुछ ब्लड की बूंदें देखती है। वो पूरी तरह से हैरान थी। उसे लगता है शायद यह चोई थे। तभी यंग जू उसे लेकर वहां से भागता है। कुछ टाइम बाद पुलिस को ब्रोकर की डेड बॉडी मिलती है। उसका फॉरेंसिक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिसने भी इसे मारा है वह प्रोफेशनल से एक डॉक्टर है, क्योंकि उसने एकदम सटीक कट लगाया है। इन्वेस्टिगेटर सारे सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसमें एक आदमी अचानक से आकर ब्रोकर को अपने साथ ले गया। इन्वेस्टिगेटर को पहले से शक था, पर अब उसे यकीन हो गया कि ये चोई का ही काम है। डॉक्टर चोई पार्क को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
जहां सभी से इंट्रोड्यूस करवाया। आज दिन काफी अच्छा रहा, पर पार्क कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूं उस लेजेंड सर्जन से मिलने के लिए जिसके बारे में आपने बताया था। कब मिलवा रहे हैं आप उससे? वो कहते हैं जल्द ही। घर जाकर जियोंग बहुत परेशान होती है। वह कोशिश करती है किसी तरह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, और आखिरकार वो डॉक्टर से मिलती है। कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है और टाइम भी बहुत कम है। आपको पता है कि केवल आप ही हैं मेरे लाइफ में इकलौते इंसान जिसको मेरी फिक्र है। मैं सर्जरी करूंगी। वह पूछते हैं तुम अचानक से कैसे मान गई? मैं सोचकर बताऊंगा। वह कहती है आपको इसकी ज़रूरत है वरना आप मारे जाएंगे। वह कहती है मैं जल्द से जल्द OMR रेडी करवाती हूँ, मैं लोकेशन भेज दूंगी, वहाँ पर चले आइएगा। वो ऑफिस जाकर अपना सारा पैकिंग करते हैं। मिसेज रा कहती है आप ये क्यों कर रहे हैं? वो बताते हैं ये बहुत ज़रूरी है। वो कुछ भी फील नहीं करती है, हर चीज़ को ईगो पे लेती है। उसके अंदर पूरा पागलपन भरा है, उसे सीखना होगा। एक सर्जन के हाथ में लाइफ और डेथ दोनों होता है। जियोंग ऑपरेशन रूम रेडी करती है पर डॉक्टर नहीं आते हैं। उनकी जगह पार्क आता है, बताता है ये मुझे मिला उनके कमरे से वह दवा है जो मैंने उनके लिए लिखा था, पर उन्होंने इसे बदल दिया। वह एक सेमी पॉइजन ले रहे हैं सालों से, इसके कारण ट्यूमर जल्दी से बढ़ रहा है। वह खुद मरना चाहते हैं। वो गुस्सा करती है, फिर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद मिस्टर किम पूछते हैं डॉक्टर ये सब कब से कर रहे हैं? वो बताते हैं पिछले 1 साल से। क्या वह सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं? वो बोलते हैं बिल्कुल चाहते हैं। मिस्टर किम बोलते हैं इसका मतलब वह चाहते हैं सर्जरी के दौरान उनकी मौत टेबल पर हो, कहीं और नहीं। इसीलिए वह चाहते थे कि उनकी सर्जरी केवल जियोंग करें, क्योंकि आज तक इसकी एक भी सर्जरी फेल नहीं हुई है। वो जियोंग को फेलियर का सबक सिखाना चाहते थे। जियोंग उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, पर वह कहीं भी नहीं मिलते हैं। वह हार नहीं मानती है, दिन रात एक कर देती है। जब उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थी तब वो गैंगस्टर के पास जाती है। कहती है आपने कहा था मेरी जब भी जरूरत होगी आप मेरी मदद करेंगे। मैं चाहती हूं आप एक आदमी को ढूंढे। वह भी जल्द से जल्द। गैंगस्टर बिना कुछ पूछे उसकी फोटो मांगते हैं और अपने गैंग के सारे मेंबर को इस काम पर लगा देते हैं। जल्द ही गैंगस्टर को चोई का पता मिल गया। फिर उसके पास आए दूसरी तरफ जियोंग की कार को एक जोरदार टक्कर लगती है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि यह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। वह कहता है बहुत हुआ तुम्हारा लुका छिपी, अब तुम पकड़ी जा चुकी हो। मुझे पता है कि उस नर्स का खून तुम नहीं किया है, साथी सारी इल्लीगल सर्जरी में तुम्हारा हाथ है। जियोंग और ऑफिसर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद जियोंग उसे मार देती है। तभी उसे गैंगस्टर की कॉल आती है। वो बताते हैं चोई मिल गए। वो उनसे फोन पर बात करती है, बोलती है क्या आपको पता है उस ऑफिसर के बारे में जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था? वो पूछते हैं तुमने उसके साथ क्या किया? कहती है ये सब आपके कारण हो रहा है। उसकी लोकेशन पूछते हैं और वहां पर आते हैं। देखते हैं यंग जू जख्मी बैठा है और कार की डिग्गी में ऑफिसर की बॉडी है। आगे चलकर उसके पास आकर पूछते हैं क्या तुम जिंदा हो या मर गई? वह कहती है बस मैं थक गई हूं, पर कोई बात नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अभी सर्जरी कर सकती हूं। वो जवाब देते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वह गुस्से से कहती है अगर आपने सर्जरी नहीं कराई तो आप मारे जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी जिद के आगे वो कहते हैं ठीक है मैं सर्जरी करवाऊंगा, पर मेरे मुताबिक जब मैं रेडी हो जाऊंगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तक के लिए तुम घर जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पार्क बताता है डॉक्टर चोई की सर्जरी हम दोनों यहाँ पर करेंगे। चोई की हालत ठीक नहीं थी, वो व्हीलचेयर पर थे। सबको लगता था उनकी मौत निश्चित है, पर जियोंग बोलती है मैं आपको किसी भी तरह बचाकर रहूंगी क्योंकि मैंने आपसे ही सिखा है। सीन कट होता है। हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहां मिसेज रा के घर पर यंग जू डॉग के साथ खेल रहा है। डॉग मरे नहीं थे, वह जिंदा है। जियोंग आज भी सर्जरी करती है, वो भी 0 फेलियर रिकॉर्ड के साथ। इसका मतलब उसने डॉक्टर को बचा लिया। यहाँ इस सीरीज का एंड होता है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।